हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 23 को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हैव अर्निंग ग्रोन्स पोस्ट पेंडेमिक। ये इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है और रीसेंट जो सर्वे हुआ था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके एस्टिमेशन से रिलेटेड है। रियल वेज कितनी बड़ी है, कितनी नहीं बड़ी है, इकॉनमी वी शेप इकॉनमी रिकवरी हो रही है या फिर के शेप इकॉनमी रिकवरी हो रही है, इन सारे एस्पेक्ट पे हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द एसेंट बिगिंस। ये आर्टिकल गगनयान मिशन के ऊपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है होल्डिंग स्टडी, जो रीसेंट रिपोर्ट आई है आरबीआई की जो कि जीडीपी के ऊपर है, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। और पीएमआई इंडेक्स के बारे में अलग से बात करेंगे। ये पीएमआई इंडेक्स क्या होता है जो आपके प्री एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट आर्टिकल हमारा वियना कन्वेंशन क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बातचीत की जाएगी। इसी के साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए हमारा एनालिसिस हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हैव अर्निंग ग्रोन पोस्ट पेंडेमिक। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोस्ट पेंडेमिक जो रीसेंट सर्वे हुए थे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके रिजल्ट्स क्या क्या थे, उसमें आपको ऑप्शन 1, 2, 3 करके पूछा जा सकता है। तो PLFS के बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत फिर भी एक बार जान लेते हैं। 2017 से शुरुआत हुई थी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है ये। NSO नोडल एजेंसी है, क्वार्टरली डेटा एस्टिमेट करते हैं। ये किस तरह का डेटा एस्टिमेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा, लेबर फोर्स से रिलेटेड डेटा, कितना वर्कर पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है और अर्निंग कितनी है, इस तरह का डेटा हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कैलकुलेट और एस्टिमेट करते हैं। क्वार्टरली जो डेटा एस्टिमेट किया जाता है वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ के है और एनुअली हम रूरल और अर्बन एरिया दोनों को कवर करते हैं। तो ये हमारा PLFS हो जाएगा, जो आपको बेसिक जानकारी ज़रूरी है। जब भी आप जो है PLFS के बारे में थोड़ा बहुत भी न्यूज़ आती है तो प्लीज़ ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, क्योंकि अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एक आध स्टैटिक चीज़ इसके बारे में भी पूछी जा सकती है। इसका शुरुआत 2017 अप्रैल से हुआ था। अब मेंस में क्या काम आएगा इस आर्टिकल का है ना, हम जो भी पढ़ते हैं आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मेन तो वही चीज़ है, पढ़ लेने से कुछ तो होगा नहीं, तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो, या फिर के शेप्ड रिकवरी के बारे में पूछा जाता है या वी शेप रिकवरी के बारे में पूछा जाता है। ये के शेप वी शेप रिकवरी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। वी शेप रिकवरी की बात जो है हमने बहुत सुना था न्यूज़ में जब पेंडेमिक हुआ था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो वी शेप है। क्यों है वी शेप? क्योंकि इनिशियली जैसे ही पेंडेमिक आया लॉकडाउन हो गया और पूरी ग्रोथ ऑलमोस्ट नेगेटिव में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला हमारी ग्रोथ वापस एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो गई। और इसमें वी शेप का मतलब ये है कि सारे लोग पहले कुछ नहीं कर रहे थे लॉकडाउन में और फिर सडनली सारे लोग दोबारा से ग्रो करने लगे, सबकी अर्निंग्स बढ़ने लगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा वी शेप रिकवरी हो जाएगा। के शेप रिकवरी की बात करते हैं। के शेप रिकवरी क्या होता है, कुछ लोग होंगे जो बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से पेंडेमिक के बाद, है ना, इनके लिए जो रिकवरी होगी वो वी शेप होगी। लेकिन पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी वेजेस कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, रियल वेजेस गिर रही है, उनकी जॉब्स चली गई है, उन्हें दोबारा जॉब्स नहीं मिल रही है। तो बहुत बड़ा सेक्शन कहाँ आएगा, इस के वाली अब रिकवरी में आएगा। तो इंडिया की जो रिकवरी है वो वी शेप है या के शेप है, इस पे कई आर्टिकल्स आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंडिया की जो रिकवरी है वो के शेप रिकवरी है। जो अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, वो लोग तो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर हैं, उन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनकी रियल अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। ये हमारा के शेप रिकवरी हो जाएगा। इस आर्टिकल में हम के शेप रिकवरी के बारे में ही बात करेंगे। दूसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है जो ग्रोथ हो रही है उसके बेनिफिट
हर एक सेक्शन को मिलने चाहिए। मार्जिनलाइज से मार्जिनलाइज सेक्शन को उस ग्रोथ बेनिफिट से फ़ायदा होना चाहिए। अगर इंडिया की 7% ग्रोथ हो रही है तो 7% ग्रोथ जो है उसको रिफ्लेक्ट किस केस में भी होना चाहिए, अगर वो कोई कैजुअल वर्कर है या फिर कोई SC/ST कम्युनिटी का सेक्शन का है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, अगर आउटपुट 60% से ग्रो हो रहा है तो वेजेस भी एटलीस्ट 7% से ग्रो होना चाहिए और सबकी वेजेस बढ़नी चाहिए, हर सेक्शन की वेज बढ़नी चाहिए, तभी तो ग्रोथ का फ़ायदा है। इसी ग्रोथ को क्या कहते हैं हम, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। और यही हमारे 12th 5 ईयर प्लान का क्या था, टारगेट भी था, इंक्लूसिव ग्रोथ। 11 5 ईयर प्लान का भी यही टारगेट था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आपको ना डेटा की ज़रूरत पड़ती है। आप जो भी ओपिनियन दे रहे हैं वो आपके ओपिनियन मैटर नहीं करते, आपको उसे सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। और जो सब्सटेंशिएट करने के लिए डेटा की ज़रूरत होगी वो इस आर्टिकल में आपको मिलेंगे। आप प्रॉपरली आर्टिकल में मतलब जो आर्टिकल से डेटा मिल रहा है उसको नोट्स में लिख सकते हैं। जब आप आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे तो उसे आप सोर्स लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू PLFS रीसेंट सर्वे ये डेटा आया है, इतनी वेजेस बढ़ी हैं, इतनी वेजेस कम हुई है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उस हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हैं। यह आपके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। होपफुली ये सब सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब आर्टिकल में बात करेंगे हम वेजेस के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग जो है PLFS collects information on earning of regular wage worker, casual worker and self-employed worker. Regular wage workers have fixed work hours and are paid on regular basis, ठीक है। तो जो रेगुलर वर्कर हैं, जैसे कि जो TCS में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको रेगुलरली वेजेस मिल रहा है हर मंथ के एंड में, तो वो सब काय में आएंगे, रेगुलर वेज वर्कर में आएंगे। उनकी वेजेस कितनी हैं इस वक्त और 2019 में कितनी थी। ये जो PLFS का डेटा है वो 2019 से 2023 के बीच में जो चेंजेस आए हैं रियल वेजेस में उसको एस्टिमेट करने किया गया है और आप लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट हमारे जो वर्कर हैं कैजुअल वर्कर्स हैं। कैजुअल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस ऑन द अवेबिलिटी ऑफ वर्क एंड रिसीव डेली वेजेस। तो बेसिकली जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, है ना, जो मज़दूर होते हैं, वो कैजुअल वर्कर कहलाते हैं। अगर काम अवेलेबल रहेगा तो उनको डेली वेजेस 300, 400, 500, 1000 इस तरीके से उनको पैसे मिलेंगे। और उनकी कितनी रियल वेज बढ़ी है 2019 से 2023 के बीच में, अप्रैल जून 2019 से 2023 अप्रैल जून के बीच में कितनी रियल अर्निंग्स बढ़ी है, यही बेसिकली हम इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे। एस्टिमेट किया गया है PLFS के द्वारा, उन सारे एस्टिमेशन को देखेंगे, बढ़ी है या कम हुई है, और उस हिसाब से कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे दुकान वाले हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हो सकते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कहलाएंगे। हम लोग जब एस्टिमेट करते हैं तो दो टर्म आपको समझने की ज़रूरत है। एक होता है नॉमिनल वेज, एक होता है रियल वेज। आप लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो होती है नॉमिनल वेज। मान लीजिए आपका पैकेज है 6 लाख रुपए महीना, ठीक है, तो 6 लाख रुपए महीना आपकी क्या हो जाएगी, नॉमिनल वेज। लेकिन अगर हम उसमें रियल वेज निकालें तो हमें इन्फ्लेशन माइनस करना पड़ेगा। मतलब आपको इन्फ्लेशन हमेशा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तब आपकी जो वेज आएगी वो रियल वेज आएगी। मान लीजिए आपको हर साल 10% बोनस मिल रहा है, ठीक है, हर साल 10% आपकी वेजेस बढ़ रही है, लेकिन 9% क्या है, इन्फ्लेशन। तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी क्या, 1% बढ़ेगी केवल, या फिर आपका 10% अगर इन्फ्लेशन है और 10% आपकी वेज बढ़ रही है, तो इस समय जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 110 रुपये की हो गई, और आपकी सैलरी भी कितनी हो गई, 110 रुपये। तो आपकी सैलरी 110 और जो आप ख़रीद रहे हो चीज़ वो भी 110, तो आपको कुछ बेनिफिट मिला क्या, आपकी रियल वेज बढ़ी क्या, नहीं, आपकी परचेसिंग पावर अभी भी कितनी है, उतनी ही है। तो आपकी रियल वेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरली हम सोचते हैं नॉमिनल वेज पे फोकस करते हैं, लेकिन हमें फोकस हमेशा किस पे करना चाहिए, रियल वेजेस पे, जो कि इन्फ्लेशन माइनस करके आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोगों ने CPI को क्या किया है, इस पीरियड 2019 से 2023 के बीच में जो CPI था उसके थ्रू हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट किया है और रियल वेज एस्टिमेट की है। अब डेटा देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा तो आपकी रियल वेजेस कम हो जाएगी। नॉमिनल वेजेस हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन रियल वेजेस क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम माइनस इन्फ्लेशन करेंगे। और इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई रहेगा तो आपकी रियल वेजेस कम बढ़ेगी या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखते हैं 2019 से 2023 के बीच में जो डेटा एस्टिमेट किया गया है PLFS सर्वे में। पहला है कैटेगरी कैजुअल वर्कर, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। 100 नेट इंक्रीज़ इन देयर रियल वेजेस एवरेज मंथली। तो जो कैजुअल वर्कर हैं उनकी रियल वेजेस बढ़ी है पिछले 4 सालों में। वुमेन की बात करें 13% इंक्रीज़ हुआ है, और मैन की बात करें तो 10.33% इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है, कैजुअल वर्कर की तो जो वेजेस है, रियल वेजेस, वो बढ़ी है। रेगुलर वेज वर्कर की बात करेंगे तो रेगुलर वेज वर्कर में केवल महिलाएं हैं, उनकी जो वेजेस है वो बढ़ी है ओवरऑल। ठीक है। कितनी बढ़ी है, 4.2% इंक्रीज़ इन रियल वेज। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो जो मेल हैं उनकी 6.9% रियल वेजेस बढ़ी है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। अब बात करते हैं डाइकोटॉमी की। डाइकोटॉमी क्या होता है, बेसिकली डिवीजन बिटवीन अर्बन एंड रूरल वेजेस। ठीक है। तो रूरल वेजेस और अर्बन वेजेस में भी डिफरेंस होगा। अगर ओवरऑल कैजुअल वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हो सकता है रूरल एरिया में अर्बन वेजेस उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो और अर्बन एरिया में ज़्यादा हुई हो। तो ये चेंजेस भी हमें देखना होगा। अब अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो वेजेस है वो कम हुई है, और वहीं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की वेजेस 14.67% से बढ़ी हुई है। रेगुलर वर्कर वेज की बात करेंगे तो जो अर्बन वुमेन्स हैं उनकी ओवरऑल रियल वेजेस कम हुई है, लेकिन रूरल वुमेन हैं उनकी ओवरऑल वेज बढ़ी है 27% से। और ये जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ है ये सारी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। लेकिन रूरल वुमेन का अगर प्रोपोर्शन देखेंगे तो केवल 8% है जो रूरल वर्कफोर्स में टोटल रूरल वुमेन का, जो कि कौन सी कैटेगरी में है, रेगुलर वेज वर्कर कैटेगरी में है। मतलब ये जितनी भी रूरल वुमेन है रेगुलर वेज कैटेगरी में वो बहुत कम प्रपोर्शन में है जिनका 27% वेज बढ़ा है। ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता। आप इसको रटते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि UPSC में रटना इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके ओपिनियन कोई मैटर नहीं करते जब तक कि आप उसे सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे या फिर आप उसे फैक्ट से जस्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन हमने के की बात की थी कि के शेप रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। क्यों ऐसा के शेप की बात की जा रही है, कुछ लोगों की रियल वेजेस तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों की रियल वेजेस नहीं बढ़ पा रही है, वो पिछड़ रहे हैं। साथ ही में एक और जो कंक्लूजन क्या है, जो रियल GDP है 2022 और 23 के बीच में वो करीब करीब कितनी थी, 7.2% थी। और ओनली 3 कोहर्ट एक्सपीरियंस अर्निंग ग्रोथ फास्टर देन दिस, अर्बन एंड रूरल मेल सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रूरल वुमेन इन रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ओवरऑल जो GDP है वो क्या बता रहा है, GDP हमें बताता है कि आउटपुट कितना बढ़ रहा है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है। आउटपुट कितना बढ़ रहा है और उस हिसाब से हमारी वेजेस कितनी बढ़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वही इंक्लूसिव ग्रोथ डिसाइड करेगा, वही के शेप या वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी डिसाइड करता है। तो सिर्फ 3 ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर आउटपुट जितना बढ़ा है उतनी ही वेजेस भी बढ़ी है ना। जो आउटपुट बढ़ने से वेजेस का क्या संबंध है, अरे भाई इनपुट अगर बढ़ेगा तभी तो आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब इनपुट भी बढ़ रहा होगा। इनपुट बढ़ रहा है मतलब आपके लेबर वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से आपकी वेज भी बढ़ना चाहिए। अगर आपकी वेज इसी प्रपोर्शन में बढ़ रही है तभी वो जस्टिफाइबल है। ठीक है। तो और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, कई बार आउटपुट के कोई मशीन लगा दी तो वो रीज़न भी हो सकते हैं। इनपुट हो सकता है उतना ज़्यादा ना बढ़े तो वेजेस भी उतनी ज़्यादा ना बढ़े, तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली यही देखते हैं कि जितनी GDP या फिर आउटपुट बढ़ रहा है उतनी वेजेस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। केवल 3 कैटेगरी ऐसी है। एक कैटेगरी है अर्बन एंड रूरल मेल सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकी जो ओवरऑल वेजेस है वो आउटपुट से ज़्यादा हैं। और दूसरी कैटेगरी है रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल
वुमेन्स। ठीक है, तो रूरल वुमेन है उनका रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट अभी बात की थी जो कि 27% इंक्रीज़ हुआ है। तो सिर्फ यही 2-3 कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर आउटपुट से ज़्यादा रियल वेजेस इंक्रीज़ हो रही है, और सारी चीज़ हम रियल की बात कर रहे हैं, नॉमिनल वेज की बात नहीं कर रहे हैं। आपका 6 से 6.5 लाख रुपए पैकेज हो रहा है और मान लीजिए टोटल कितना परसेंट है, 10% आपका इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इसको एडजस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको 5 या 10 हज़ार टोटल रियल वेजेस बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से हम रियल वेज काउंट करते हैं। ओवरऑल जीडीपी के साथ में हम उसे कंपेयर करते हैं, आउटपुट कितना बढ़ रहा है और रियल वेज कितनी बढ़ रही है। अगर आउटपुट से ज़्यादा रियल वेज या उसके बराबर बढ़ती है तो हम लोग ये मानते हैं कि ग्रोथ जो है क्या है, वी शेप की तरफ हो रही है और सारे सेक्शन की हो रही है। अगर कुछ ही सेक्शन की हो रही है तो फिर कुछ सेक्शन पीछे रह जा रहे हैं, जो पीछे रहने वाले हैं तो वो उसको हम क्या मानेंगे, के शेप रिकवरी मानेंगे पेंडेमिक के बाद से। और ये जो डेटा है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, यही चीज़ को दिखा रहा है कि इंडिया की जो रिकवरी है वो के शेप रिकवरी होने की संभावना ज़्यादा है। ये जो डेटा है होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये सारा डेटा आप इंक्लूसिव ग्रोथ के जो क्वेश्चन होगा उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि कैजुअल वर्कर की वेजेस तो बढ़ रही है, रेगुलर वेज वर्कर, फीमेल वुमेन वुमेन रूरल वुमेन इनकी वेजेस बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है जो अभी भी नहीं बढ़ रही है। इसलिए इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें अभी भी बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये डेटा आप उसको जस्टिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस यही हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है द एसेंट बिगिंस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके GS3 मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये गगनयान मिशन के ऊपर है। गगनयान मिशन हम सबको वैसे ऑलरेडी पता ही है, इट्स अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसमें प्री पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें आ सकती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल है उसमें यही बात की गई है कि इसरो ने अभी रिसेंटली क्रूशियल फेज़ शुरू कर दिया है गगनयान मिशन का। वो क्रूशियल फेज़ क्या है उसके बारे में ये आर्टिकल है, लेकिन उससे पहले गगनयान मिशन समझ लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। गगनयान मिशन में बेसिकली क्या है, ये इट्स अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ठीक, इसमें 2 अनमैन्ड फ्लाइट एंड 1 ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट सेंट इनटू ऑर्बिट। ये अनमैन्ड फ्लाइट क्यों भेज रहे हैं, टेस्ट करने के लिए ना, ऐसे डायरेक्टली ह्यूमन को नहीं भेज सकते क्योंकि जान का खतरा है। तो सबसे पहले अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट जाएगी, उसके बाद फिर अगर वो दोनों सक्सेसफुल हो जाती है, रिटर्न आ जाती है, तब हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिट में भेजेंगे। इट्स एन ऑर्बिटल मॉड्यूल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग वुमेन। जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा उसमें 3 एस्ट्रोनॉट होंगे और उसमें एक वुमेन भी होगी। ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 300 से 400 किलोमीटर का होगा। तो अर्थ के आसपास ये सर्कल लगाएंगे, 5 से 7 दिन थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे वहाँ पर और फिर रिटर्न आ जाएंगे। जो रॉकेट यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है, LVM-3। इट्स अ लॉन्च व्हीकल, 3 स्टेज रॉकेट है। आपको पता होगा कौन कौन सी स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। नेक्स्ट है, इंडिया जो है चौथा ऐसा नेशन हो जाएगा, है ना, इसको सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजने में सफल हुआ है, अगर ऐसा होता है तो, और होपफुली ऐसा ही हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पेलोड की। इसमें 2 चीज़ें हैं पेलोड में मेनली हम जो भेजेंगे, एक है क्रू मॉड्यूल जिसमें ह्यूमन जाएंगे और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल के बारे में अभी उतनी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हमने जैसे कि बात की कि पहले 2 अनमैन्ड फ्लाइट भेजी जाएगी, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, अनमैन्ड फ्लाइट के लिए भी। मान लीजिए आपने ह्यूमन को भेजा और कुछ मेल फंक्शन हो गया और अबॉर्ट करना पड़ा मिशन, तो क्या हम एस्केप कर सकते हैं, उनको सेफली वापस अर्थ में ला सकते हैं या नहीं, उसी को चेक करने के लिए, उसी को टेस्ट करने के लिए रिसेंटली इसरो ने एक जो अनक्रूड मिशन था उसको शुरू किया है। उसका नाम क्या है, TVD-1। इसमें क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए हमें मिशन बीच में ही अबॉर्ट करना है
अबॉर्ट करना पड़ता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। बेसिकली यही टेस्टिंग की गई है अभी रिसेंटली अक्टूबर 21 को 10 बजे हम लोगों ने ये टेस्टिंग शुरू की थी। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, एकदम देसी लैंग्वेज में समझेंगे, ज़्यादा से है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। जब तक मिशन सक्सेसफुल नहीं होता तब तक क्या आप उम्मीद मत करो कि इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। बहुत कम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएँ। मिशन अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो उससे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट प्री और मेंस में तो कंफर्म है, इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। बेसिकली TVD1 में हो क्या रहा है ये समझते हैं। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि हमारा मिशन का एम क्या है, लेकिन हम उसे प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, अब वो समझते हैं। सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल होगा, जो रॉकेट होगा, वो है सिंगल स्टेज रॉकेट। जो सिंगल स्टेज रॉकेट है इसमें हम लोग 2 पेलोड यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पेलोड का नाम है क्रू मॉड्यूल, है ना, इसमें हम लोग हमारे जो ह्यूमन रहेंगे वो रहेंगे, और दूसरे का नाम है CES क्रू एस्केप सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हम कैरी कर रहे हैं, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमने इसे लॉन्च किया, तो जब हम लॉन्च करेंगे तो हम बूस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। बूस्टर मतलब नीचे से जो आग निकलती है ना, वो बूस्टर कहलाते हैं। उसके थ्रू प्रपोल्शन मिलता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, एक सर्टेन वेलोसिटी हम अटेन करते हैं। उसके बाद वो जो बूस्टर होते हैं उसको हम डिटैच कर देते हैं। तो ये जो बूस्टर है धीरे धीरे आने लगे, ठीक है। इसे डिटैच कर दिया। अब 11 किलोमीटर अचीव करने के बाद रॉकेट भी क्या कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है पेलोड से। अब पेलोड में क्या क्या है, CES है और CM है, जो क्रू मॉड्यूल है, और क्या है, क्रू एस्केप सिस्टम है। अब ये दोनों 17 किलोमीटर तक ऊपर गए और सडनली हमें मिशन अबॉर्ट करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, है ना, 17 किलोमीटर की हाइट पे पहुँचे। अब इसको हमने कमांड दी कि भाई मिशन अबॉर्ट क्या करो, ख़त्म कर दो मिशन। तो क्या होगा, अब यहाँ से प्रोसेस को समझना है। अब यहाँ से जो क्रू मॉड्यूल होगा वो डिटैच हो जाएगा CES से। ये CES अलग जा रहा है, ठीक है, ये CES है और ये हमारा क्रू मॉड्यूल है जिसमें ह्यूमन होंगे। सबसे पहले तो इसका ओरिएंटेशन होगा, ये अपना रास्ता बदलेगा, मार्ग बदलेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, अब चूँकि ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो खूब वेलोसिटी होगी, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है अब तो, और एक्सेलरेशन G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी वेलोसिटी और स्पीड होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी स्पीड स्लो करेंगे। तो हम ड्रोग पैराशूट सबसे पहले डिप्लॉय करेंगे इनिशियली, और उसके बाद फिर फाइनल डिसेंट के समय में एक मेन पैराशूट जो होंगे उसको डिप्लॉय किया जाए। इस पैराशूट के थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड को स्लो कर देंगे और फिर फाइनली जो क्रू मॉड्यूल है वो पानी में गिर जाएगा। फिर नेवी जो है वहाँ से लोगों को निकाल लेगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ये अबॉर्ट मिशन को टेस्ट किया जा रहा है। और ये जो क्रू स्प्लैश डाउन जो CES है वो साइड में आके कहीं पर गिरेगा, ठीक है। तो यही बेसिकली हम इसमें TVD1 में टेस्टिंग कर रहे थे, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये समझाना के पर्पज़ से मैंने ये चीज़ें बताई है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है होल्डिंग स्टीडी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्री पर्सपेक्टिव से हम लोग PMI इंडेक्स के बारे में अलग से समझेंगे। हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, रिसेंटली CAPF में आया था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं एक बार इसको भी बता दूंगा। तो प्री एस्पेक्ट से PMI और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, ये 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल न्यूज़ में क्यों आया है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो रिसेंटली लेटेस्ट स्टेट ऑफ इकॉनमी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा, और उसमें ऑप्टिमिज़म शो किया गया है RBI के द्वारा। और एक्सपेक्टेड GDP जो सेकेंड क्वार्टर GDP है वो कितनी रखी गई है नंबर्स में, 6.8% पे पैक किया गया है उसे, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि सेकेंड क्वार्टर की जो GDP होगी वो कितनी आनी चाहिए, 6.8% GDP होनी चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर की GDP के नंबर ऑलरेडी हैं हमारे पास। कितना है फर्स्ट क्वार्टर का, 7.8%, और ये बहुत ही हेल्दी नंबर है, बहुत डिसेंट नंबर है। इकॉनमी अच्छे तेज़ी से ग्रो कर रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि सेकेंड क्वार्टर में GDP जो है गिरेगी, लेकिन जो GDP अनुमानित गिरने का लगाया था उससे कम, बहुत कम जो है GDP
अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्सपेक्टेशन गिर रही है और 6.8 भी एक डिसेंट नंबर ही है। इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है, इकोनॉमिक मोमेंटम जो फर्स्ट क्वार्टर में था वो अभी भी बना हुआ है। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सारे इंडिकेटर जो शॉर्ट टर्म में हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा? जो एक साल से भी मतलब छोटे, मतलब एक साल तक का, है ना, एक साल तक का अगर कोई डेटा, कोई इंडिकेटर आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्वार्टरली जीडीपी हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, है ना, जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमें मिल रहा है, ठीक है। जैसे पीएलएफएस के डेटा होगा जो क्वार्टरली बेसिस पे मिलते हैं, वेजेस हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं कि कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है 6.8 को सपोर्ट करने के लिए क्या रीज़न्स आरबीआई ने दिए हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंटिन्यू टू रिमेन इन एक्सपांशनरी मोड। जो पीएमआई इंडेक्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन जो इकॉनमी है वो क्या कर रही है? एक्सपांशनरी मोड में, मतलब एक्सपांशन कर रही है, ग्रो कर रही है। तो पहला जो इंडिकेटर है वो पीएमआई इंडेक्स हो गया। उसके अलावा जो सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल है वो अपटिक हुई है, स्टील कंजम्पशन बढ़ा है, रेसिडेंशियल रियल इस्टेट जो मार्केट है वो भी स्टडी ग्रोथ विटनेस कर रहा है। ये सब सारी चीज़ें क्या दर्शा रही है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो सस्टेन कर रही है लगातार, फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में भी वो सस्टेनेबल है, ठीक। अब बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ अभी भी हैं। ये इश्यूज़ के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? स्लो डाउन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो वर्ल्ड इश्यूज़ चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके कारण वो लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट कम हो रहा है। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है, लेकिन केवल महिलाओं का बढ़ा है, और जो पार्टिसिपेशन है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ा है। ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये भी रूरल डिस्ट्रेस ही बता रहा है, ठीक है। मनरेगा में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, मतलब उनके पास कहीं और जॉब है नहीं, इसलिए वो मनरेगा में आके कर रहे हैं अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो ये भी बेसिकली एग्रीरियन क्राइसिस बता रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें मनरेगा में भी काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है? दर्शा रही है कि अभी भी इकॉनमी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके जो फ्रूट्स हैं वो सबको नहीं मिल रहे हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत बड़े तबके को नहीं मिल रहे हैं। जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है। होपफुली आपको पिछले आर्टिकल में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सब सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इश्यूज़ हो जाएंगे। एफएमसीजी की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अभी रिसेंटली उनके जो क्वार्टरली रिज़ल्ट हैं उसमें ये बताया है कि जो रूरल डिमांड है वो बहुत प्रेशर में है, और अर्बन मार्केट से जो डिमांड है उससे बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। मतलब रूरल डिमांड कम हो रही है। रूरल डिमांड कम होगी जब वहाँ पर लोगों के पास कंजम्पशन करने के लिए पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं है मतलब वो लोग डिस्ट्रेस में हैं, है ना। तो डिस्ट्रेस में होने के कारण डिमांड कम हो रही है, किसमें? रूरल साइड में। उसके बाद एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जैसे कि आरबीआई ने रिसेंट शो किया था कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ रही है। जो लोन ले रहे हैं लोग, हाउस होल्ड वाले लोग, वो लोन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 3.8% था 2021-22 में, वो लोन बढ़ के 5.8% हो गया है 2022-23 में। वैसे तो ये अच्छी बात है कि लोन ले रहे हैं, तो अपने यहाँ डिमांड और बढ़ेगी। लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारा जो पार्ट है लोन का वो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारे लोग अपने जो डिस्ट्रेस में, उस डिस्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए भी लोग क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। तो वो जो डिस्ट्रेस है वो भी एक तरीके से ये हाउस होल्ड जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ी है वो भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ क्या हो जाएंगे हमारे, जो हमने एक्सपेक्टेड ग्रोथ रखे हैं उसके मतलब ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पीएमआई इंडेक्स की, ठीक है। तो पीएमआई इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? एस&पी ग्लोबल, ठीक है। ये अमेरिका की स्टॉक्स हैं,
ये इनके द्वारा ये पीएमआई इंडेक्स किया जाता है। पीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये बेसिकली इंडिया के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सर्वे बेस्ड मेजर है, प्रॉपरली सर्वे लिया जाता है लोगों से, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं इकॉनमी के बारे में, है ना, सेंटिमेंट क्या है इस वक्त, ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, वो सारे सेंटिमेंट्स को ये सर्वे में क्या किया जाता है? कैप्चर किया जाता है, उस हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है चीज़ें। क्या एस्टिमेट करते हैं? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशन टू कंपनी डिसीजन मेकर एंड इन्वेस्टर। तो बेसिकली इसमें जो पीएमआई इंडेक्स है वो इकॉनमी के बारे में अभी क्या सिचुएशन है और आने वाले समय में क्या सिचुएशन रहेगी, है ना, जो इस मार्केट सेंटिमेंट है उसको बेसिकली ये बताता है अपने इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, इसमें 0 से 100 में ये कैलकुलेट किया जाता है, नंबर देते हैं। अगर 50 से ऊपर है नंबर, इसका मतलब होता है जो इकॉनमी होगी वो एक्सपांशनरी होगी। जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि पीएमआई इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्सपांशनरी मोड में है, इसका मतलब पीएमआई इंडेक्स कितना आया होगा? ग्रेटर देन 50 आया होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में होता तो कितना आता? लेस देन 50। ठीक है, तो ये हमारा पीएमआई इंडेक्स हो जाएगा। ये आपके प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, बहुत बार ये वर्ड आता है जब भी आपको इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़ आती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है वियना कन्वेंशन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था फ्रॉस्टी टाइस, जो कि इंडो कनाडा के ऊपर था। ठीक है, इंडो कनाडा जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर। उसमें रिसेंटली क्या हुआ है? 41 डिप्लोमेट को बाहर करने के लिए कहा है इंडिया ने। कनाडा के जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको कम करने के लिए कहा गया है और जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उसमें से 41 डिप्लोमेट्स को कहा है कि आप इनको वापस लेके जाइए। तो इसके अगेंस्ट में कनाडा ने क्या कहा कि ये किसके अगेंस्ट है? जो वियना कन्वेंशन है उसके अगेंस्ट है, इसलिए जो वियना कन्वेंशन है ये अभी न्यूज़ में है। तो बेसिकली वियना कन्वेंशन है क्या? बस इसमें हमें यही समझना है, आपके प्री पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द वियना कन्वेंशन on diplomatic relation is a United Nations treaty that sets some common principle and terms on how countries must treat each other diplomatic representative in order to ensure friendly relation and proper communication channels between the countries। ठीक है, तो क्या किया गया है? एक ट्रीटी साइन की गई है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, उसका नाम क्या है? वियना कन्वेंशन। बहुत सारी कंट्रीज़, टोटल 193 कंट्री ने इसे रेटिफाई किया है। इसमें क्या किया गया है? इसका एम क्या है? इसका एम है कुछ कॉमन प्रिंसिपल को सेट करना, किस तरीके से एक दूसरे के डिप्लोमेट को सारी कंट्रीज़ ट्रीट करेगी। मतलब मेरे कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्री के बाहर से जो एम्बेसडर्स आते हैं, जो हाई कमिश्नर आते हैं, हम उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ये बेसिकली कहाँ पर मेंशन किया गया है? वियना कन्वेंशन में। और कुछ रूल सेट किए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? वियना कन्वेंशन है। अगर इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होता है? ठीक है, इसको समझना वर्ड को ज़रूरी है, ये आपको पूछा जा सकता है प्री में, है ना। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इज़ इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच कन्वेंशन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा वियना कन्वेंशन। क्या होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी? इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लॉज एंड टैक्सेस ग्रांटेड टू डिप्लोमेट बाय द कंट्री इन विच दे आर पोस्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या है? कुछ प्रिविलेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं किनको? जो डिप्लोमेट हैं, जो हमारे यहाँ रह रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के, इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ एग्जम्पशन दिए जाएंगे, कुछ टैक्सेस से रिलेटेड एग्जम्पशन हो सकते हैं, कुछ लॉज में एग्जम्पशन हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। ये क्यों दिया गया है? ताकि जो डिप्लोमेट्स हैं वो विदाउट फियर, थ्रेट और इंटिमिडेशन के जो होस्ट कंट्री है उसके काम कर सके। मतलब होस्ट कंट्री में ये रह रहे हैं, इनके बिना इनके डराए, बिना थ्रेट के, इंटिमिडेशन के ये लोग काम कर सकें। ठीक है, जैसे अपने यहाँ अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट हैं तो उसको क्या होनी चाहिए? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। अगर वहाँ की गवर्नमेंट उसकी क्या नहीं कर पा रही, रक्षा नहीं कर पा रही, तो
वो हम लोग केस क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार ये तो वायलेशन ऑफ क्या है, वियना कन्वेंशन है। तो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसमें हमें मेन चीज़ क्या करनी है, हमें बेसिकली जो डिप्लोमेट हैं उनको सेव करना है, उसको किसी भी थ्रेट से बचाना है और इस तरीके से उनके साथ रिलेशन रखने हैं कि वो अपना जो काम है बिना किसी थ्रेट के, फियर के, इंटिमिडेशन के कर सकें। Diplomatic immunity flows from two conventions properly called as Vienna Convention, the 1961 Convention and the Convention on Consular Relation। ठीक है, तो ये दो कन्वेंशन से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ़्लो होती है, दोनों का नाम याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों कन्वेंशन न्यूज़ में आ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों के नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको डिटेन नहीं कर सकते। मतलब वो मेरी कंट्री में है और मान लीजिए पाकिस्तान के साथ मेरा क्या हो जाए, पाकिस्तान का डिप्लोमेट इंडिया में है फॉर एग्जांपल, और सडनली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हो जाए, तो ऐसे नहीं कि उसके डिप्लोमेट को पकड़ के जेल में डाल दिए, ऐसे नहीं कर सकते। उनको आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करना होगा उस वक्त भी जब वॉर चल रही है, तो है ना। आप उनको ये बोल सकते हो कि आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन अपना जो है जितना भी है सबको बोरिया बिस्तर लेके चले जाओ, लेकिन आप उनके साथ कुछ अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई डिटेंशन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।